हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2027 को क्रैक करने के लिए जो स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, चाहे वो क्लास 11th का बच्चा हो या फिर हो वो क्लास 12th का बच्चा या फिर कोई ड्रॉपर। अगर आपका टारगेट है नीट 2027 के एग्जाम को क्लियर करने का, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप। इस वीडियो के देखने के बाद बच्चों आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा नीट 2027 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें बच्चों, अब हमारा जून शुरू हो चुका है और वो बच्चे जिनके लिए जिन्होंने अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था बट स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं रहा था और उनको अपना री नीट 2026 से भी काफ़ी कोई उम्मीद इतना नहीं है कि हम इतना स्कोर कर पाएंगे। तो उनके लिए बच्चों मैं लेके आ गई हूँ जिनका भी टारगेट है अपना नीट 2027 के लिए कंप्लीट रोड मैप। अगर हम बात करो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या सिलेबस रहना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हमारा जो नीट 2027 के अंदर MBBS की सीट आपकी हो पाए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास आता है कि क्या हमारा गोल रहना चाहिए। यानी सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक गोल रहना चाहिए, अपना टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, यहाँ से हमें पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, ये इस टाइम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले बच्चों हमें करना है अपना गोल सेट, यानी सभी बच्चे सबसे पहले अपना गोल सेट करें। यानी कितने मार्क्स उन्हें चाहिए, किस कैटेगरी से हैं, तो अप्रोक्स अपना आइडिया लेके हमें इतने मार्क्स जो चाहिए ताकि हमें शो 27 के अंदर तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेडिकल सीट फिक्स है। सबसे पहले बच्चों टारगेट स्कोर, अगर हम बात करें एग्जाम सिनेरियो की, कट ऑफ की, तो लगभग बच्चों आपका 650 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, यानी आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। नीट 2027 के लिए 650 प्लस मार्क्स आपके टारगेट स्कोर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कहाँ से पढ़े हम। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है फोकस रहना चाहिए हमारी NCERT पे। बिल्कुल भी NCERT से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। NCERT तो हमें करनी ही है, काफ़ी मुश्किल होती है बच्चों। शुरू में एक दो बार जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतने ही टाइम हमारी NCERT हमारे लिए ईजी होती जाती है। अब बात आती है बच्चों कितने घंटे हमें पढ़ना है। दिन के 4 घंटे पढ़ना है, अगर कोई किसी का रिवीजन हो चुका है, किसी को सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने घंटे हमें मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए अगर हमें मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट के अंदर सीट चाहिए 2027 के अंदर। तो यहाँ हम बात करें बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम टाइम के अंदर भी वो अपना चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो सबके लिए ही बच्चों लगभग डेली रूटीन के अंदर आपको लगभग पर डे 10 आवर्स तो अपने डेडिकेटेडली देने होंगे अपने स्टडी को। इससे कम बच्चों आप भूल जाओ कि आपका नीट 2027 के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा, आपको कोई मेडिकल सीट मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। सबसे पहले बच्चों 10 घंटे तो हमें पूरे जो हमारा डेली रूटीन है उसमें 10 आवर्स तो हमारे होने ही चाहिए स्टडी के लिए। इससे ज़्यादा आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो उतना हो सकता है, लेकिन 10 आवर्स तो मिनिमम है बच्चों हर बच्चे के लिए, चाहे वो टॉपर बच्चा हो या फिर वो एवरेज बच्चा हो। अब आता है बच्चों मैम सिलेबस कब तक कवर करना है बच्चों। सिलेबस अगर बच्चों आप फ्रेशर है, आपने पहली बार ड्रॉप करें तो अपना सिलेबस मोस्टली अपना कवर कर लीजिए, दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप पहले से आपने ड्रॉप किया हुआ है और आप दोबारा ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट फिर से अपना रिवाइज कर लीजिए और पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन बच्चों दिसंबर लास्ट तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बच्चों हमें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब हम बात करें, ये तो हो गया हमारा ईयरली हमने गोल सेट कर लिया कि इतने मार्क्स चाहिए, इतने घंटे हमें पढ़ना होगा। अब आता है बच्चों डेली रूटीन। बच्चों ईयरली प्लान बनाने के साथ साथ हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक डेली रूटीन पे हम काम नहीं करेंगे कि आज हमें क्या करना है तब तक पढ़ नहीं सकते हैं बच्चों, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें बच्चों डेली रूटीन की, तो डेली के डेली बच्चों आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये नहीं होगा कि आज हमने बायो पढ़ी, कल हमने फिजिक्स पढ़ी या परसों हमने केमिस्ट्री पढ़ी, या फिजिक्स हमें पसंद नहीं है, फिजिक्स हमें मुश्किल लग रही है, उसको बाद में देखेंगे, हम नवंबर में जाके फिजिक्स कर लेंगे, पहले हम केमिस्ट्री और बायो कर लेंगे। बच्चों बायोलॉजी काफ़ी मार्क्स की आती है, हमारे 360 मार्क्स कवर करती है बायोलॉजी, लेकिन बच्चों बायोलॉजी हमारा काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करती है नीट के एग्जाम के अंदर। लेकिन बच्चों जो फिजिक्स है वही रैंकर है हमारे लिए। फिजिक्स अगर हमने छोड़ दी है तो हमारा नहीं हो पाएगा नीट 2027 के अंदर। कोई भी सब्जेक्ट्स हम स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। और डेली बच्चों हमें तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम 10 घंटे की बात करें, हमारा डेली का स्टडी रूटीन का टाइम है 10 घंटे। इनको आप अपने स्लॉट्स में ब्रेक करके पढ़ सकते हो। मॉर्निंग के 3 घंटे, इवनिंग के हो गए, आफ्टरनून के हो गए, नाइट का हो गया, जैसा आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। कोई नाइट कोई
किसी को ना नाइट में पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट देता है, कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करता है। अगर हम बात करें बच्चों तीनों सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर बच्चों दो पोर्शन है, बॉटनी का पोर्शन भी है और जूलॉजी का भी पोर्शन है। डेली के डेली बच्चों 3 घंटे आपको बायोलॉजी को देने हैं, जिसमें से हम 2 आवर्स रखेंगे अपनी थ्योरी को, यानी कोई भी चैप्टर हम कवर कर सकते हैं, चाहे वो बॉटनी का हो या फिर जूलॉजी का हो। या फिर अब बच्चों आप अल्टरनेट रख सकते हो, एक दिन आपने बॉटनी पढ़ी उसके बाद जूलॉजी पढ़ो, या फिर आप एक बार अपनी जूलॉजी कवर कर लीजिए और एक बार अपनी बॉटनी कवर कर लीजिए। दिन के 2 घंटे हमें देने हैं किसको, थ्योरी को, और 1 घंटा रहने वाला है बच्चों जो चैप्टर आज हमने कवर किया है उसके पीवाईक्यू, यानी उसके पीवाईक्यू करने, अपने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बेस्ड पीवाईक्यू हमें करने हैं। इसके साथ नेक्स्ट आता है बच्चों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को भी हमें 3 घंटे देने हैं, 2 घंटे अपनी थ्योरी पढ़ें, इसके साथ साथ 1 घंटा अपना पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू बच्चों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इन पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर से वीक है, कहाँ कहाँ हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उनका अपने एक सेपरेट एरर नोटबुक बना के उसके अंदर उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उनका आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। फिर आता है बच्चों हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स को भी अगर हम 3 घंटे की बात करें तो 2 घंटे अपनी थ्योरी को और 1 घंटा अपना पीवाईक्यू को बिल्कुल देना है। चाहे आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हों, सही हो रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू हमें करने ही है, यानी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मस्ट है बच्चों। ये नहीं है कि हम पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं बाद में कर लेंगे मैम पीवाईक्यू, या हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों साथ में होने चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है, आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पोर्शंस मेरे वीक हैं, कहाँ से मेरी मिस्टेक हो रही है क्वेश्चंस के अंदर। अब बात करें बच्चों डेली दिन का 1 घंटा अपना रिवीजन के अंदर रखें। जब तुम ये पीवाईक्यू सोल्व करोगे या क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर से हमारे ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इन टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है। तो डेली बच्चों अपना 1 घंटा रिवीजन के लिए दीजिए, उसमें अपना डिवाइड कर लीजिए। 20 मिनट हमने फिजिक्स को रिवाइज किया, 20 मिनट केमिस्ट्री को, 20 मिनट बायोलॉजी को। अपना प्रॉपरली टाइम डिवाइड कर लीजिए कि कितने कितने टाइम हमें 1 घंटे के अंदर प्रॉपर रिवीजन करें, रिवाइज करें बच्चों। एक वीक के अंदर जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जिनके अंदर आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनको तो सबसे पहले उनको रिवाइज करें, ताकि वो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो पाए। अब आता है बच्चों हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें तो जो बायोलॉजी पोर्शन है बच्चों उसके अंदर जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है। बायोलॉजी की है बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें करनी है एनसीईआरटी। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठना है, या तो आप हल्की सी रीडिंग ले सकते हैं पहले, लेकिन पहले अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, तो सबसे पहले अपने टीचर ने जो आपके नोट्स, आपके लेक्चर पढ़ाए हैं उनको पढ़े, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी बच्चों के लिए क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए पहले अपने लेक्चर पढ़ें, लेक्चर के बाद अपना साथ साथ में अपने बच्चों खुद के नोट्स बनाइए, खुद के हैंड रिटन नोट्स। और नोट्स कैसे बच्चों, समराइज, उनको डिटेल में नहीं लिखना है हमें, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ पे नोट करनी है। बायोलॉजी के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट पोर्शन के अंदर कुछ डायग्राम अपने प्रैक्टिस करके देखना, साथ में डायग्राम की नेमिंग करनी, क्योंकि बच्चों पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों बायोलॉजी सेक्शन के अंदर कुछ नाम हैं, अगर एग्जाम्पल्स हैं उनको अपना नोट कर लीजिए, ताकि आप उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज कर पाएँ, ताकि आप उनको भूलें नहीं लंबे टाइम तक। अब आता है बच्चों एनसीईआरटी को बार बार, बायोलॉजी के लिए बच्चों स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़े। जितनी बार आप एनसीईआरटी का रिवीजन करें, 8 बार 9 बार जितनी बार आप कर सकते हैं एनसीईआरटी का रिवीजन करें। उनके अंदर डायग्राम्स क्या हैं, उनकी समरी क्या है, हर चीज़ की डिटेल से रिवीजन करना है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी का पूरा पेपर आता है एनसीईआरटी बुक के अंदर से। अब आता है बच्चों हमारी बात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन है बच्चों, इनऑर्गेनिक के लिए अपनी एनसीईआरटी के अंदर, और केमिस्ट्री के लिए बच्चों अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, रिएजेंट्स हैं, उनको अपनी शीट्स के अंदर कवर कर लो। एक चैप्टर की अपनी एक शीट तैयार रखो, ताकि आप जल्दी से क्विकली उसको 20 मिनट्स के अंदर उन शीट्स को रिवाइज कर पाओ। और लास्ट आता है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी यही है, अपना फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप अपने न्यूमेरिकल लगा पाओगे। फॉर्मूला हो गई, लॉग की वैल्यू हो गई, इन सारी चीज़ों को अपना फॉर्मूला शीट बना लें हर चैप्टर की, और उनको अपने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करें। बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट लगेगा और आपका रिविजन बहुत ही ईजी हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी बच्चों पहले अपना लेक्चर सुने, फिर उसके बाद अपने साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। अब आता है बच्चों हमारा रैंक बूस्टर टिप्स। अगर हम बात करें बच्चों मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है अपना
पहले जब भी आप कवर करते हैं तो जो वीकली हमारा संडे होता है उसमें आपने मान लो 2 चैप्टर्स कवर किए अपने, या 6-7 चैप्टर्स कवर किए हैं हमने, इस वीक के अंदर 5 चैप्टर कवर किए, तो उन 5 चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कीजिए, एक मॉक लगाइए जो भी, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद बच्चों उसके अंदर आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक से आपकी गलती हुई है उसको अपनी एरर डायरी के अंदर लिखें, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करें नेक्स्ट वीक के अंदर, ताकि वो टॉपिक्स के अंदर आप गलती ना करो एग्जाम के अंदर। अब आता है बच्चों शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अपने मैंडेटरी बनाई, खासकर अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर आप चाहे एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हो, और उन मेन पॉइंट्स को ही ऐड करें शॉर्ट नोट्स के अंदर। ये नहीं है कि पूरी बुक ही हमने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख दी है। तो ये है बच्चों, और मॉक लगाने बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद अपने अल्टरनेट डे पे वीकली अपने अल्टरनेट 2-3 दिन में अपना मॉक लगाते रहें। और मॉक देने के बाद बच्चों मॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। शुरू से ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम रखेंगे अपना, दिन का 1-2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की, क्योंकि ताकि बच्चों आपको लास्ट में हर बच्चे को ये लगता है पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं फटाफट और फिर हम अपने मॉक देंगे। लेकिन बच्चों उस टाइम पे आपको गलतियां पता नहीं चलती कि कहाँ आप मिस्टेक करने वाले हो अपने क्वेश्चन सोल्विंग के टाइम पे। और इसी के साथ जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे बच्चों, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, आप कितने टाइम में कर पा रहे हो या आपका स्पीड कैसी है, उन सारी चीज़ों को भी आप एनालाइज कर पाओगे। जब भी आप मॉक देते हो बच्चों, उसको प्रॉपर एनालाइज करें, कहाँ गलती हो रही है, क्या टाइम सही है, क्या क्वेश्चन के अंदर कहाँ मिस्टेक हो रही है। उन मिस्टेक्स को अपनी डायरी के अंदर नोट करो और उन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि आप उन गलतियों को फाइनल एग्जाम डे वाले दिन ना करें। अब आता है बच्चों इसी के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छे से रखना है और मोटिवेटेड रहना है। बाहर से मोटिवेशन बच्चों एक दिन आपको लगेगा कि मोटिवेटेड है, लेकिन बच्चों इनर सेल्फ मोटिवेशन आपका काम करेगा, आपकी इस 1 साल की जर्नी में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ बच्चों अपना रूटीन के साथ स्ट्रिक्ट रहें। जब भी हम एक दिन ब्रेक लेते हैं, एक दिन हमारा रूटीन ब्रेक हो गया तो बच्चों हैबिट के अंदर आ जाता है, जबकि हमारा रूटीन हमें फिक्स रखना है, कभी भी अपने रूटीन को मिस नहीं करना है। अपने रूटीन के साथ स्टिक करने के लिए फिक्स रहे। मान लो आपका 10 घंटे का रूटीन है, कभी मान लो आप 9 घंटे पढ़ पाए तो अगले दिन आप 11 घंटे पढ़ पाए, लेकिन अपने रूटीन को कभी भी मिस ना करें। कभी अगर हेल्थ भी खराब है तब भी बच्चों अपना कुछ टाइम तो निकाले अपने पढ़ने के लिए, वरना आपका रूटीन खराब हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। अब बात करें बच्चों, हेल्थ भी हमें मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो हम अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों अपनी लगभग दिन में 6 से 7 घंटे आपकी स्लीप टाइम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हमारी 1 साल की जर्नी है। तो इसीलिए अपनी बच्चों स्लीप जो रूटीन है उसको प्रॉपर रखें, क्योंकि प्रॉपर लगभग 6 से 7 घंटे तो आप अपना रेस्ट करें, आराम से अपने सोएं। और दिन में बच्चों अपना कुछ ना कुछ वर्कआउट के लिए टाइम रखें, चाहे आप योगा करें उसमें, चाहे आप बैडमिंटन खेल लें या फिर एक छोटी सी वॉक खेलने के लिए चले जाएं, क्योंकि ये बच्चों एक्सरसाइज और स्लीप है, ये हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसको बेटर बनाती है, ब्रेन को शार्प बनाती है, और चीज़ों को याद रखने में आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों कंसिस्टेंसी। अपने रूटीन के साथ में फिक्स रहें, जो आपने रूटीन बना लिया है अपना, और इसी के साथ बच्चों अपना पहले अगले दिन का क्या काम रहने वाला है उसको पहले ही रात में नोट करके रखें कि कल मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, ये चीज़ें मुझको कवर करनी है, यहाँ से कवर करना है। और पहला ही जो अलग अलग जगह पे ना चाहिए, अगर आपने कोई बैच ले या हुआ है तो उसी बैच की सारी चीज़ों को, उनके जो मॉक हैं, उनके जो रूटीनली टेस्ट हैं, उन सभी को प्रॉपरली आप अपना दें टाइम पे, और उनको एनालाइज करके अपनी नीट 2027 के लिए जो आपका टारगेट है, आपका ड्रीम है, उसको अचीव करें। ऐसी सच अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।